दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी को फर्स्ट चैप्टर स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। इसका लेखक परिचय आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो इसका लेखक परिचय देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यहाँ पे अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे विडंबना की बात है कि इस युग में भी अब जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए स्वर्ण विभाजन को आवश्यक मानता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए स्वर्ण विभाजन को आवश्यक मांगता है, तो कार्यकुशलता के लिए। और इसके आगे देखते हैं, और चूँकि जाति प्रथा की स्वर्ण विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जाति प्रथा है वो एक स्वर्ण विभाजन का ही दूसरा रूप है, और अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि इसीलिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा स्वर्ण विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यहाँ पे एक आपत्तिजनक बात है। अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि जो जाति प्रथा इस युग में आप देख सकते हैं संबंध में जाति प्रथा है, जो कि आपत्तिजनक बात है। श्रमिक विभाजन का एक रूप ले चुका है जाति प्रथा। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन है जो कि सभ्य समाज की निश्चय ही आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। सभ्य समाज है जो कि श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है, परंतु श्रम विभाजन की व्यवस्था है जो कि श्रमिक विभाजन में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है किसी भी प्रकार से। आगे दिया गया है, विभाजन नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। श्रमिक विभाजन के कारण है यहाँ पे एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच के यहाँ पे दरार पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को ऊंच नीच मानते हैं समाज में, जो कि विश्व के समाज में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आपको गाँवों में ही देखने को मिलेगा, जो कि बोलेगा वो ऊँच है ये नीच है ये बात, तो यहाँ पे यही दिया गया है, यह विश्व में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। दिया गया है कि यदि आप जाति प्रथा को श्रमिक विभाजन मान लीजिएगा तो यह किसी भी प्रकार का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा है जो कि मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन आ सकता है कि श्रम विभाजन यहाँ पे स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो श्रम विभाजन किसके रुचि पर आधारित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मनुष्य की रुचि पर। यहाँ पे है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। दिया गया है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का, यानी कुशल व्यक्ति हो एक, तो आप ऐसा करो कि श्रमिक समाज में के निर्माण में व्यक्तियों की क्षमता को आप विकसित करो, उनके पेशा को चयन करने में या उनके कार्य को करने में मदद करो, उनको कार्य को चुनाव करने में स्वयं, जिससे कि वह अपने कार्य का स्वयं चुनाव कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा
का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। दिया गया है कि जाति प्रथा का एक दूसरी सिद्धांत है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना, यानी कि जब मनुष्य पैदा भी नहीं हुआ है या उसके गर्भ निर्धारण के समय ही उनकी पेशा को निर्धारित कर देते हैं, हाँ ये होगा, ये करेगा, वो करेगा। वही दिया गया कि न भी वो किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण लिया, न ही उनके भी कोई विचार करने की क्षमता उजागर हुई और पहले से ही तय कि उनके पेशा को आपने तय कर दिया। तो क्या है ये सब, यही दिया गया है। आगे देखते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। जाति प्रथा है वो पेशा को मनुष्य को पूर्व से ही पहले से ही निर्धारित कर देती है और उनको जीवन भर के लिए उसी में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, यानी कि चाहे वो पेशा कैसा भी हो जाए, उनकी पेट भरे या नहीं, वो भूखा ही क्यों न मर जाए, परंतु ये जाति प्रथा के कारण है कि पेशा का पूर्व ही निर्धारण कर देते हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। दिया गया है कि आपको तब पेशा का पहले से ही निर्धारण कर दिया। मान लीजिए उससे आपका परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, आपका ऐसा स्थिति आ गया है कि आपको उस कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य को करना पड़ेगा, तो आप उसा यदि नहीं कीजिएगा, आप अपने पेशा को नहीं चेंज कीजिएगा, आप स्वतंत्रता पूर्वक पेशा नहीं बदलिएगा, तो आपको भूखा मरने के अलावा और क्या रास्ता रह जाएगा, जो कि अभी के समाज में बहुत ही होता है। हिंदू धर्म की समाज प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। यानी दिया गया है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा है जो कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जिससे कि उसका भरण पोषण ही नहीं हो सके। क्यों ऐसा काम करेगा जब उसका भरण पोषण ही नहीं होगा, यही दिया गया है। जो उसका पैतृक पेशा न हो भले ही वह उसमें परंपरागत हो, इस प्रकार पेशा प्रवृत्ति की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी इन्हीं सभी के कारण जो कि जाति प्रथा के कारण जाति प्रथा है जो कि बेरोजगारी का कारण बन चुका है। जाति प्रथा के कारण ही, यानी कि जाति प्रथा के कारण आज समाज में बेरोजगारी फैला हुआ है, जो कि एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार देख सकते हैं कि यानी कि श्रम विभाजन के साथ साथ जो कि जाति प्रथा है गंभीर हो चुका है और विशेष गुणों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन है जो कि मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर करती है या नहीं। आंसर होगा नहीं। वीडियो का आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ आएगा और आप लोग क्वेश्चन आंसर को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव में भी तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकता है यदि आप लेखक परिचय और ये हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्प्रेरण इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं।
दिया गया है कि अभी गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है समाज में, यानी कि उतना गरीबी और उत्पीड़न से समस्या नहीं है जितना समस्या होती है कि उनके पेशा का पूर्व निर्धारण से, यानी कि उनके कार्य को पहले ही निर्धारित किया जाता है। इससे अभी बहुत ही जो कि स्थिति है वो खराब हो चुकी है। आगे देखते हैं। कार्य और रुचि को व्यवस्था करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए कि उनका कार्य को पहले से ही आपका है काम जो कि आपको पहले से ही निर्धारित कर दिया गया, आपको वही करना है, परंतु आपको उसमें दिल नहीं लगता है और दिमाग नहीं, तो अब क्या कीजिएगा, वही दिया गया है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यहाँ से बात सिद्ध होता है कि जो कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है जो कि हानिकारक प्रथा है। यहाँ पे आर्थिक पहलू से जाति प्रथा को हानिकारक बताया जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। यहाँ पे आर्थिक पहलू से भी बढ़कर जाति प्रथा को क्यों कहा जाता है, वो दिया गया है कि क्योंकि वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। आगे देखते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यहाँ पे अंबेडकर जी बोलते हैं कि आप लोग पूछना चाहेंगे मुझसे प्रश्न कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग पूछेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यहाँ पे आपके भी मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि यदि यहाँ पे जाति प्रथा को बारे में बताया गया, जिसमें यहाँ पे अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। आगे देखते हैं। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यहाँ पे दिया गया है कि आप पूछिएगा कि आपकी दृष्टि में यदि आप जातियों के विरुद्ध हो तो आपकी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। दिया गया है कि मेरा उत्तर होगा मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी कि आदर्श समाज अंबेडकर जी बताते हैं जो कि स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित हो। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या अर्पित हो सकती है। दिया गया कि क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे में अब क्या आपत्ति हो सकती है। यहाँ पे आपत्ति है, क्या आपत्ति हो सकती है, यानी कि आप लोग मिलजुल कर रहिएगा आपस में भाईचारे के साथ, इसमें क्या आपत्ति है, यही दिया गया है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी कि समाज में इतना गतिशीलता होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि वह कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि ऐसा समाज में आप सबको भाग लेना चाहिए और उसमें सभी के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यहाँ पे अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि आप लोग आपस में इस तरह से रहिए कि
जैसे कि दूध पानी के मिश्रण की तरह आपसी भाईचारा दिखाई दे, जिसमें कि दूध पानी मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यानी कि दूध है या पानी। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि दूध पानी की तरह आपसी भाईचारा होनी चाहिए। आगे देखते हैं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक, और एक बता, लोकतंत्र केवल शासन की ही यह पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि अपने आप साथी के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो और भाव हो, यही दिया गया है। तो यहाँ पे ये निबंध का एंड होता है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इसका लेखक परिचय अभी तक आप नहीं देखे तो लेखक परिचय देख लीजिएगा, जैसे कि उससे बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।